मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित यह चौथी वीडियो है। आपको एडवाइस करता हूँ, आपको सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच कीजिए। इसमें परीक्षा की दृष्टि से प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज का यह 10वां अंक है। पिछले 9 वीडियोज़ में हम कुल 207 यानी 207 क्वेश्चन आंसर हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियोज वॉच नहीं किए हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज हम कुल 23 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। बुद्धि से संबंधित यह चौथी और आखिरी वीडियो है। अवश्य ही इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, काफ़ी मज़ा इस वीडियो में आपको आने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्न सूत्र किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का एक सूत्र हमने कल पढ़ा था। यहाँ पर पूछा गया है IQ यानी बुद्धि लब्धि के लिए नीचे दिया गया सूत्र किसके द्वारा दिया गया? सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। यह गुणा का चिन्ह है। तो IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। यह सूत्र किसने दिया? IQ का जो सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है MA/CA, जिसे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, इसको गुणा करते हैं 100 से। यह सूत्र किसने दिया ऐसा पूछा गया है? टर्मन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने या साइमन? हमें सही उत्तर को बताना है। ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टर्मन। यह सूत्र टर्मन ने दिया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। और यदि ऐसा प्रश्न आता है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु ऐसा किसने दिया, तब उत्तर होगा स्टर्न ने यानी विलियम स्टर्न। सबसे पहले बुद्धि का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था, लेकिन उन्होंने केवल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु दिया यानी MA/CA दिया। उन्होंने उसमें 100 नहीं जोड़ा। लेकिन टर्मन ने मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 यानी MA/CA इंटू 100 दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। और प्रश्न यदि ऐसा आएगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, तब जवाब होगा विलियम स्टर्न। और यदि इस प्रकार का सूत्र आता है तब जवाब होगा टर्मन। और यदि प्रश्न आता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इस प्रकार का सूत्र किसने दिया, तब जवाब होगा विलियम स्टर्न। उसके बारे में हमने कल की वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं और डाउट्स होने की वजह से हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कूटों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को हमने पहचानना है नीचे के कूट से। एक तरफ दिया है बुद्धि का सिद्धांत, दूसरी तरफ है जिसने वह सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी प्रतिपादक का नाम। त्रिखंड सिद्धांत यह स्पीयरमैन का ही है, एकदम सही मैच है। द्विखंड त्रिखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रितंत्रीय सिद्धांत यह रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है, यह भी सही सुमेलित है। त्रिआयामी सिद्धांत जिसे त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, यह है गिलफोर्ड का। ध्यान रखना, त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत
या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसे एक खंड का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को अविभाज्य, अखंड और एक तत्व से निर्मित बताया था। तो चारों विकल्प अपने सामने वाले प्रतिपादक से सही सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे दिए गए कूट से पहचानना है। मैं आपको कूट दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। सही उत्तर पर ले जाता हूँ डायरेक्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क, ख, ग और घ। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 का 3 यानी त्रिखंड। कई बार इसे 3 कारक, 3 तत्व, 3 खंड ऐसा लिखा जा सकता है। तो यह स्पेयरमैन का है। 2 खंड का भी इन्हीं का है। त्रितंत्रीय रॉबर्ट स्टेनबर्ग, त्रिआयामी गिलफोर्ड, इसे त्रिविमीय या बुद्धि संरचना भी कहते हैं। एक खंड, एक तत्व या अविभाज्य, अखंड, इस प्रकार से इसे कहा था अल्फ्रेड बिने ने, या एक कारक भी आप कह सकते हैं, तो अल्फ्रेड बिने का है। तो आप समझ चुके होंगे इस प्रकार के डाउट्स एग्जाम्स में आते हैं। आप अपने डाउट्स को दूर कर लीजिए और क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट का निर्माण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है विलियम स्टर्न, वुडवर्थ, रॉबर्ट स्टेनबर्ग या अल्फ्रेड बिने। यदि प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। बिने साइमन टेस्ट आपने सुना होगा। तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे। और यदि प्रश्न कभी ऐसा आता कि बुद्धि लब्धि मापने, ज्ञात करने या आईक्यू की जांच करने में किस देश का सबसे अधिक योगदान रहा है, तब भी जवाब होगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के मनोवैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में काफ़ी अच्छा कार्य किया। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का भाग है? यह हमें बताना है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का भाग है। प्रतिदर्श सिद्धांत, क्या यह उत्तर हो सकता है? नहीं। समूह कारक सिद्धांत, यह भी इसका जवाब नहीं है। तरल व ठोस सिद्धांत, यह भी नहीं है। त्रिविमीय सिद्धांत, यह इसका सही उत्तर होगा। ध्यान में रख लीजिए। और त्रिविमीय सिद्धांत दिया किसने था? गिलफोर्ड ने। इसी को त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहते हैं। तो संज्ञान त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत का भाग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिविमीय, त्रिआयामी या बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहते हैं। गिलफोर्ड ने यह दिया था। अच्छे से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। यहां पर पूछा गया है, बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बिने साइमन बुद्धि स्केल, जो कि बिने और साइमन ने बनाया था। इसमें मानसिक आयु यानी मेंटल एज के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है? वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सही उत्तर को क्लिक करना है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो बिने साइमन बुद्धि स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह एक व्यक्ति से संबंधित टेस्ट है, यानी इस टेस्ट के माध्यम से आप एक बार में केवल एक व्यक्ति का आईक्यू जान सकते हैं। और यह शाब्दिक है। शाब्दिक, इसे वाचिक भी कहते हैं और इसी को भाषाई भी कहते हैं। एक होते हैं शाब्दिक, वाचिक या भाषाई, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के टेस्ट को शाब्दिक, वाचिक, भाषाई कहते हैं। दूसरे होते हैं अवाचिक, अशाब्दिक या अभाषाई भी आप उसे कह सकते हैं, जो अनपढ़ निरक्षर लोगों के लिए किए जाते हैं। तो बिने साइमन बुद्धि स्केल वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि से संबंधित जो दूसरी वीडियोस हमने अपलोड की थी, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के बारे में। आप उससे भी वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार का प्रश्न है। हमें सही जवाब को
क्लिक करना है। बिने इन्होंने नहीं दिया, गाल्टन ने भी नहीं दिया, टर्मन ने भी नहीं दिया। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वेस्लर। वेस्लर ने दिया था बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत, ध्यान में रख लीजिए। वेस्लर वैल्यू बुद्धि टेस्ट भी आपने सुना होगा, हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि है, क्या है बुद्धि? अमूर्त, मूर्त, सामाजिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह वैसे सभी बुद्धि के प्रकार हैं, अमूर्त भी, मूर्त भी और सामाजिक भी, लेकिन बुद्धि वास्तव में है क्या? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि अमूर्त है। आप बुद्धि को देख नहीं सकते या हाथ से छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। बुद्धि अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है। हाँ, बुद्धि को आप बुद्धि प्रेक्षण यानी आईक्यू टेस्ट के माध्यम से माप सकते हैं, जांच सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं किसी का आईक्यू कितना है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इस प्रकार बुद्धि क्या अमूर्त है। और अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक प्रकार से छू नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते या देख नहीं सकते। अमूर्त को आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त है, ध्यान में रख लीजिए। बशर्ते अमूर्त, मूर्त, सामाजिक, संवेगात्मक कई प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि वास्तव में क्या है? अमूर्त है। आप इसे माप सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते या पकड़ भी नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि एवं व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी बुद्धि है जिनको इन नामों से जाना जाता है? कौन कौन से नाम? यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। दिखाई देने वाली बुद्धि जिसे आप देख सकते हैं, या व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब बताने की कोशिश कीजिए। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संज्ञानात्मक बुद्धि, ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं। सही उत्तर को बताना है। मूर्त बुद्धि नहीं है, सामाजिक बुद्धि नहीं है, संज्ञानात्मक बुद्धि नहीं है। सही उत्तर होगा मूर्त बुद्धि, मूर्त, जिसे आप देख सकते, छू सकते हैं या महसूस कर सकते। तो यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि किसमें होती है? जैसे कोई इंजीनियर होता है, कोई वास्तुकार होता है, उनमें। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए। और अमूर्त बुद्धि किसमें होती है? जो चिंतन करते हैं, जैसे कोई कलाकार है, कोई चित्रकार है, कोई साहित्यकार है, ठीक है, कोई दार्शनिक है, उसमें। और मूर्त बुद्धि होती है कोई इंजीनियर है या वास्तुकार है, कोई औद्योगिक डिजाइन करता है, उनमें, जिस बुद्धि को आप एक प्रकार से देख सकते हैं या महसूस करते हैं। व्यवहारिक बुद्धि आप कह सकते हैं उसको, जो व्यवहार में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो बुद्धि का कौन सा ऐसा सिद्धांत था नीचे दिए गए 4 सिद्धांतों में से जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? द्विकारक सिद्धांत, क्या यह था? बिल्कुल नहीं था। बहुकारक सिद्धांत, यह भी नहीं था। त्रिखंड सिद्धांत, यह भी नहीं था। तो कौन सा था? एक कारक सिद्धांत। और दिया किसने था एक कारक सिद्धांत? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक कारक सिद्धांत। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि एक अखंड, अविभाज्य और एक ही तत्व से निर्मित है। और इन्होंने कहा कि बुद्धि के एक से अधिक भाग नहीं है, यह अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यह अखंड है, इसके खंड नहीं किए जा सकते, और यह एक ही तत्व से निर्मित है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषणवादी थे, उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। और यह सिद्धांत दिया किसने था? अल्फ्रेड बिने ने, एक खंड सिद्धांत। और 2 खंड 3 खंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ये आप ध्यान में रख लीजिए। त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, तो इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3, 4, 5 या 2? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक ने। 3 प्रकार कौन कौन से थे? पहला था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को इन्होंने क्या कहा? यांत्रिक बुद्धि। दूसरा था अमूर्त बुद्धि, तीसरा था सामाजिक। तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या इसे आप यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अमूर्त बुद्धि को तो अमूर्त कहा, लेकिन मूर्त बुद्धि को इन्होंने यांत्रिक कहा। तो ध्यान में रख लीजिए 3 प्रकार
बताए थे, और गैरिट ने भी 3 बताए थे। किसने? गैरिट। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक ने भी 3, मूर्त यानी यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि यानी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि नामक 3 प्रकारों में विभाजित किया? जिस प्रश्न पर अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर पूछा जा चुका है। किसने यांत्रिक बुद्धि, जिसको मूर्त बुद्धि कहते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि नामक 3 प्रकारों में बुद्धि को विभाजित किया या वर्गीकृत किया? अल्फ्रेड बिने ने नहीं किया, इनका तो एक खंड का सिद्धांत था। गिलफोर्ड का त्रिआयामी त्रिविमीय या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत था। कैटिल ने 3 प्रकार नहीं बताए थे, इनका भी नहीं है। थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया था। कैटिल का तरल एवं ठोस का था, जिसे तरल एवं क्रिस्टल भी कहते हैं। लेकिन थॉर्नडाइक ने बताया था यांत्रिक बुद्धि, जिसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार में बुद्धि को विभाजित किया था। आप ध्यान में रख लीजिए। और गैरिट ने भी 3 प्रकार में बताया था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, चिंतन करने की क्षमता को ... किया गया है, बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसमें चिंतन किया जाता है, काफी सोचना, विचार करना, चिंतन करना, विचारों में खोए रहना, इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल नहीं कहते हैं। सामाजिक बुद्धि भी नहीं कहते, संवेगात्मक बुद्धि भी नहीं कहते, इसे कहते हैं अमूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो दिखाई नहीं देती, जिसमें चिंतन करते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि किस में होती है? किसी दार्शनिक में, जो फिलोसफर होते हैं, कोई चित्रकार होगा, कोई कलाकार होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई कहानीकार होगा, यानी जो सोचता है और लिखता है, इस प्रकार के लोगों में चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है और उनकी बुद्धि अमूर्त होती है। ठीक है, और जो सामाजिक बुद्धि है वह अक्सर पाई जाती है जो नेता होते हैं उनमें, राजनेताओं में, यह आप ध्यान रख लीजिए। और संवेगात्मक बुद्धि अनुभव से प्राप्त होती है और अनुभव के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी प्रेरित करती है व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बुद्धि है, इनमें से किस बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं? मूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामूहिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि? तो किस बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, ऐसा पूछा गया है। सही उत्तर होगा अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि, संवेगात्मक को नहीं कहते और सामूहिक को भी नहीं। तो सूक्ष्म बुद्धि को अमूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिए। और बुद्धि वास्तव में अमूर्त ही है। और इस प्रकार की बुद्धि किस में होती है? जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अधिकांशतः उन व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कुल 23 प्रश्न हम हल कर रहे हैं और पिछले 3 वीडियोज हम ला चुके हैं। पहली वीडियोज में हमने बुद्धि के 40 प्रश्न हल किए थे, दूसरी वीडियोज में 31 प्रश्न हल किए और तीसरी वीडियोज में हमने 22 प्रश्न हल किए। तो पहले में 40, दूसरे में 31, तीसरे में 22 और चौथे में 23। कुल 116 प्रश्न बुद्धि से संबंधित हो चुके हैं। इस वीडियो को भी लगाकर आप सारी वीडियोज को वॉच कर लीजिए, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि के संबंध में सत्य कथन है या है? कौन सा कथन या से हैं जो बुद्धि के संदर्भ में एकदम सही है? बुद्धि जन्मजात योग्यता है, एकदम सही। बुद्धि क्या है? जन्मजात है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, एकदम सही, अमूर्त ही है। बुद्धि परिवर्तनशील भी है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों विकल्प क्या हैं? सही हैं। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है और बुद्धि परिवर्तनशील भी है। इसको आप ध्यान में रख लीजिए, ये बुद्धि की विशेषताएं हैं और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे भी जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त बुद्धि के बारे में और भी कई सारे विशेषताएं हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बुद्धि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? सर्वोत्तम बालक का चुनाव, यानी सेक्शन ऑफ बेस्ट हो सकता है। पिछड़े हुए बालकों का चुनाव, यानी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड। अपराधी व समस्यात्मक बालकों का चुनाव कर सकते हो, ठीक है, बुद्धि के माध्यम से।
बुद्धि परीक्षा के माध्यम से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बुद्धि की विशेषताएं हैं ये, और आगे भी और डिस्कस करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मेंटल एज कितना है 12 वर्ष, और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निम्न में से होगी, उसका आईक्यू कितना होगा। बुद्धि का सूत्र होता क्या है, एम ए यानी मेंटल एज अपॉन सी ए अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज, गुणा करते हैं इसको 100 से, यह बुद्धि का सूत्र है। और दिया किसने था, यह टर्मन ने। और यहाँ पर यदि 100 को हटा देंगे तो किसने दिया था, एम ए अपॉन सी ए, केवल इतना होगा तो विलियम स्टर्न ने, ध्यान में रख लीजिए। तो यदि किसी बच्चे का जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वह 12 है, तो हम 12 लिखेंगे ऊपर, और उसका वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज है 10 वर्ष, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुणा करने से आप सही उत्तर को निकाल सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हल करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 120, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। ठीक है, तो 120 वाला बच्चा किस में आता है, क्या सामान्य बुद्धि में आता है, या मंद बुद्धि में आता है, प्रतिभाशाली बालक में आता है, किस में आता है। आप टर्मन के बुद्धि का जो वर्गीकरण का सिद्धांत है, वर्गीकरण विभाजन उन्होंने किया है बुद्धि का, उसमें देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र मैं बता चुका हूँ, मानसिक आयु जिसे एम ए यानी मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज, और इसे गुणा कर देते हैं 100 से, यह बुद्धि लब्धि है। तो यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है जहाँ पर मानसिक आयु दी है, कुछ भी दी है, वास्तविक आयु दी है, तो आप बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100 के द्वारा। ध्यान में रख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 120। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है, अभी इसने क्या दे दिया यहाँ पर, बुद्धि लब्धि आईक्यू दे दिया, वो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु निम्न में से क्या होगी। अब हमें वास्तविक आयु निकालना है। पहले प्रश्न में हमने अभी क्या निकाला था, बुद्धि लब्धि निकाला था, लेकिन यहाँ पर इसने बुद्धि लब्धि दे दिया है 80 और मानसिक आयु दे दी है इसने कितना 8। हमें निकालना क्या है, वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज। तो सी ए निकालना है, हमने क्रोनोलॉजिकल एज निकालना है, और इसने मानसिक आयु दिया है 8, तो ऊपर हम 8 लिखेंगे, और नीचे बुद्धि लब्धि इसने कितना दिया है 80 दिया है, और इसको भी गुणा कर देंगे किससे 100 से। इस प्रकार से निकलेगा, मानसिक आयु को ऊपर लिखेंगे, नीचे 80 लिखेंगे बुद्धि लब्धि को, और गुणा करेंगे 100 से। निकालना क्या है हमने, सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज अर्थात वास्तविक आयु हमें ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, कई बार यहीं से प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है, और वहाँ पर आपको किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है, वह उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु निम्न में से क्या होगी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। कई बार वो यहाँ पर एम ए दे देगा यानी मेंटल एज निकालने को देगा, और यहाँ पर हमें वास्तविक एज देगा और आईक्यू देगा, फिर गुणा करेंगे 100 से। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, कई बार वो आईक्यू निकालने को देगा, कई बार वास्तविक आयु निकालने को देगा, कई बार मानसिक आयु निकालने को देगा। आपको सूत्र लगाना है और अच्छे से हल करना है। यहाँ पर ध्यान में रखिए, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू ज्ञात कैसे करते हैं, मानसिक आयु यानी एम ए अपॉन वास्तविक आयु अर्थात सी ए गुणा करते हैं 100 से। यह बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। और वास्तविक आयु कैसे निकालेंगे, वास्तविक आयु जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया था, उसको निकालने के लिए आप मानसिक आयु यानी एम ए अपॉन बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू इस प्रकार से लिखोगे और गुणा करोगे 100 से, अर्थात ऊपर लिखोगे आप एम ए और इसके नीचे लिख दोगे आप आई क्यू। ठीक है, और इसको गुणा कर दोगे 100 से। ये हो जाएगा वास्तविक आयु निकालने का सूत्र, एम ए अपॉन आई क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और यदि यहाँ पर मानसिक आयु निकालना होता तो फिर मानसिक आयु यानी एम ए को आप यहाँ लिखते और यहाँ पे लिखते आई क्यू और नीचे लिखते आप एम ए, ऊपर एम ए लिखते
ठीक है, IQ को MA की जगह लिखते हैं और नीचे लिखते हैं आप CA और गुणा करते हैं उसको 100 से। किसी प्रकार से प्रश्न बने आपको गलत नहीं करना है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कुल 7 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देख लीजिए। कैटिल द्वारा दिया गया तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत में तरल बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि है। कैटिल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया, कई बार इसे तरल एवं क्रिस्टल बुद्धि भी कहते हैं, क्रिस्टलीय बुद्धि भी लिखा रहता है। तो कैटिल द्वारा दिया गया तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत में तरल बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि है, यह पूछा गया है। क्या जन्मजात है, अर्जित है, स्थिर है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए, ये भी यदि आपको उत्तर आता है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात। तो कैटिल द्वारा जो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है उसमें तरल बुद्धि क्या है, जन्मजात बुद्धि है, जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तो तरल कैसी है, जन्मजात। और ठोस कैसी हो जाएगी, यदि प्रश्न ठोस पर बनता है, ठोस बुद्धि कैसी है इनका, तो वो हो जाएगा अर्जित। अर्जित कौन सी बुद्धि है, ठोस बुद्धि। और तरल कौन सी बुद्धि है, जन्मजात बुद्धि। किसके अनुसार, कैटिल, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तरल बुद्धि क्या है, इसमें गिरावट आती रहती है, यानी परिवर्तनशील है। और जो ठोस बुद्धि है वो स्थिर है। यहाँ पर पूछा गया है कैटिल द्वारा दिया गया तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि अर्जित एवं स्थिर है। ये प्रश्न आ चुका है, अभी पूछ लिया गया। तो जो कैटिल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें कौन सी बुद्धि ऐसी है जो अर्जित है एवं स्थिर है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो क्या है, अर्जित है, वह जन्मजात नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तरल बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि यह तो जन्मजात है और इसमें गिरावट आती रहती है, बढ़ोतरी गिरावट इसमें आती रहती है। संवेगात्मक भी नहीं है और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 ही दिए हैं, तरल और ठोस। तो इसका उत्तर होगा ठोस बुद्धि। तो कैटिल द्वारा दिया गया तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत में ठोस बुद्धि कैसी है, अर्जित एवं स्थिर, और तरल बुद्धि कैसी है, जन्मजात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ठोस बुद्धि, जो कि अर्जित है एवं स्थिर है। और तरल बुद्धि कैसी है, जन्मजात है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता निम्न में से नहीं है। जो बुद्धि परीक्षाएं होती हैं, यानी IQ टेस्ट होता है, उनकी उपयोगिता निम्न में से कौन सी नहीं है, ध्यान में रख लीजिए। पहला, अपव्यय का निवारण, बिल्कुल सही। बुद्धि परीक्षाओं से अपव्यय का निवारण होता है, यानी अपव्यय इससे रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपव्यय कैसे रुक जाएगा बुद्धि परीक्षाओं से, समझ सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाषा को समझना। यानी जो एजुकेशन ऑफ वेस्टेज होता है उसमें सब बालकों में सब विद्यालय विषयों के लिए समान योग्यता नहीं होती। फलस्वरूप क्या होता है, अनेक बालक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण पढ़ना छोड़ देते हैं। इस अपव्यय का निवारण करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की योग्यताओं को ज्ञात कर लिया जाता है और उसके आधार पर फिर पाठ्य विषयों का चुनाव किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि यदि समान विषय हैं तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो यदि आप IQ टेस्ट करोगे कि कौन सा बच्चा किस बुद्धि का है, तो उस हिसाब से उनको विषय दोगे, तो उससे क्या होगा, अपव्यय का निवारण होगा, यानी अपव्यय रुक जाएगा। अगला है बालकों का वर्गीकरण, बिल्कुल सही। बुद्धि परीक्षाओं से बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है। इसके माध्यम से आप तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, साधारण बुद्धि, या जो इडियट्स होते हैं या प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है बच्चों में, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस बुद्धि का है। अपराधी व समस्यात्मक बालकों में सुधार किया जा सकता है। आप किसी का IQ जांच कर ये पता कर सकते हैं कि अपराधी क्यों है, इसमें क्या समस्या है। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। उपरोक्त तीनों बुद्धि की उपयोगिताएं हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और कई सारी उपयोगिताएं हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप IQ टेस्ट करते हो तो उसके माध्यम से आप सर्वोत्तम बालक का चुनाव कर सकते हो, यानी कौन सा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। पिछड़े हुए बालकों का चुनाव कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। बालकों का वर्गीकरण कर सकते हो, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, साधारण बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, इस प्रकार से। बालकों की क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य दे सकते हो,
यानी कौन सा बच्चा किस कार्य के लिए ठीक है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो, यानी नॉलेज ऑफ एबिलिटीज़। इसके माध्यम से आप बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शैक्षिक निर्देशन दे सकते हो और वे प्रगति कर सकते हैं अच्छे से। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान दे सकते हो, कौन सा बच्चा किस व्यवसाय के लिए ठीक है। इसके अलावा बालकों को भावी सफलताओं का ज्ञान दे सकते हो कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आईक्यू टेस्ट के माध्यम से ये भी आप बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से जान सकते हैं कि किस बच्चा का आईक्यू किस लेवल का है और वह क्या कर सकता है। और अपव्यय का निवारण कर सकते हो, यानी एजुकेशन ऑफ वेस्टेज, जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उनमें रुकावट आ सकती है। और राष्ट्रों के बालकों की बुद्धि का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बच्चों में राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, शिक्षा, उनका आईक्यू किस प्रकार से है उससे आप इसके माध्यम से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। कैली, अल्फ्रेड बिने, थ्रस्टन या गाल्टन। प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इन तीनों ने तो नहीं लिखी है, सही उत्तर होगा कैली। कैली ने लिखी है क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। और आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूं कि कैली ने अपनी इस पुस्तक में बुद्धि को 9 खंडों या 9 योग्यताओं का समूह बताया। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बुद्धि को 9 खंडों या 9 योग्यता भी हम कह सकते हैं, इनका एक समूह बताया था। ध्यान में रख लीजिए, ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन किसकी पुस्तक है, कैली की। और इसमें उन्होंने बुद्धि को 9 खंड या 9 योग्यताओं का एक समूह बताया। आगे एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है, यह प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। थॉर्नडाइक नहीं है, अल्फ्रेड बिने भी नहीं है, गाल्टन भी नहीं है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 थ्रस्टन। थ्रस्टन ने लिखी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक। और मैं यहाँ पर आपको यह भी ध्यान दिला दूँ, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के जो खंड होते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में बुद्धि के 13 खंड या तत्व बताए। तो इस पुस्तक में उन्होंने बुद्धि के 13 खंड या तत्व बताए और इन 13 मानसिक योग्यताओं का जो समूह उन्होंने बताया उसमें से 9 को अधिक इम्पोर्टेंट बताया। तो बुद्धि को 13 तत्वों का या खंडों का एक समूह बताया और इसमें से 9 को इन्होंने इम्पोर्टेंट माना था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक में। और यह पुस्तक है किसकी, थ्रस्टन की। ध्यान में रख लीजिए, कई बार पूछी जा चुकी है। आखिरी के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कैली यह संबंधित है, थ्रस्टन भी संबंधित है, उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत से संबंधित है कैली और थ्रस्टन। और अभी मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। कैली ने लिखी है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन और थ्रस्टन ने लिखी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और ये दोनों किस सिद्धांत से जुड़े हैं, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत से। आप ध्यान में रख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष यानी मेंटल एज 10 वर्ष है, वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू निम्न में से होगा 110, 120, 125 या 100। ध्यान में रख लीजिए, ये 4 ऑप्शन हैं। यदि किसी बालक या बालिका की मानसिक आयु मेंटली 10 वर्ष और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके जवाब से हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। और यदि आपकी इच्छा करे, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बुद्धि लब्धि से संबंधित यह 4थी वीडियो और अंतिम वीडियो थी। 4 वीडियो बुद्धि लब्धि पर आए, 116 प्रश्न हल किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आपने पिछले 3 वीडियोज बुद्धि से संबंधित नहीं देखे हैं, उन्हें वॉच कर लीजिए
और इस सीरीज की यह 10वीं वीडियो थी। 10 वीडियोज में हमने कुल 230 प्रश्न यानी 230 क्वेश्चन हल किए हैं। आप उन्हें अवश्य वॉच कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, मस्त रहो, जी तोड़ मेहनत करो, संघर्ष करो, सफलता आपके चरण चूमेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।